को भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन 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 जो खबर आ रही है इस समय हिंदुस्तान के पास कि वहां से कई हिंदू वहां से पलायन करना चाहते हैं और हिंदुस्तान वापस आना चाहते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? जो अब इस समय अपडेट आ रही है, ऐसे में क्या करना चाहिए, ये सोचने वाली बात होगी। जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी का थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट आया, किदवई साहब। हिंदू देखिए अमीर जी, सबसे पहले तो जो बांग्लादेश में हो रहा है, हमारे बहुत सारे को पैनलिस्ट बोल रहे हैं। कोई बोल रहा है कि शेख हसीना उसके लिए जिम्मेदार हैं, कोई बोल रहा है कि वहाँ पर जो हालात चल रहे थे वो उसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन मेरा एक बड़ा स्ट्रांग बिलीव है, एक बहुत अच्छा शेर है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। जी, मैं बताऊं कि काफिला क्यों लुटा। तेरा राहजनों से था वास्ता, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अल्टीमेटली ओनस जो है वो लीडर को लेना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि रिजवान भाई अभी कह रहे थे कि इनकी फॉरेन पॉलिसीज जो हैं वो बेसिकली जिम्मेदार हैं जी। तो हमारा यह मानना है कि फॉरेन पॉलिसीज जो शेख हसीना की थी, भाई उन्होंने अपनी कंट्री को देखते हुए जो भी उन्होंने डिसीजंस लिए, अपनी फॉरेन पॉलिसीज बनाई, वो उनके रिजल्ट्स में कहीं ना कहीं झलक रहा था। चाहे वो आप उनकी पर कैपिटा इनकम की बात कर लीजिए, चाहे उनकी एक्सपोर्ट्स की बात कर लीजिए, और चाहे तो उनकी जीडीपी ग्रोथ की बात कर लीजिए। आज से 6 महीने तक बांग्लादेश जो है एक प्रोग्रेसिव नेशन की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन क्या है कि अब आप देखिए कि यहां पर से एक लेसन क्या है अमीर जी। जो लेसन कहीं भी कुछ होता है ना, एक कि अगर मान लिया कोई इंसिडेंट होता है तो उससे हम सीख सकते हैं। अच्छा पॉइंट है। लेसन ये है कि 2009 में जो शेख हसीना साहिबा थी वो एक थंपिंग मेजॉरिटी से आई और पूरे बांग्लादेश ने उनके ऊपर बहुत एतबार किया और पूरे देश की कमान उनके हाथ में दी। लेकिन उसके बाद में जब अमीर जी बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए तो विपक्ष ने उनके ऊपर कई सारे सवाल उठाए, और यह भी सवाल उठाया कि इलेक्शंस में जो थी वो रिगिंग हुई थी और काफी एलिगेशंस थे। और तीसरे इलेक्शन में अमीर जी क्या हुआ कि वहां पर अनअपोज एक तरह से बांग्लादेश में शेख हसीना वहां पर पूरी सत्ता पर वो काबिज हो गई। और आज आप रिजल्ट देखिए कि क्या है। तो सीख किसके लिए है? ये सीख पूरी दुनिया के लिए है, सीख आपके लिए भी है, सीख हमारे लिए भी है। और आप क्या सीख क्या है मैं आपको बताऊं। देखिए 1900 अगर हम भारत की बात करें तो 1947 के बाद से कई बार यह कहा गया कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। और लेकिन हुआ क्या कि कई बार हिचकोले लेने के बाद भारत ने यह पूरी दुनिया को दिखाया कि अगर कहीं लोकतांत्रिक चेतना मजबूत है तो वो भारत की मजबूत है। चाहे वो इमरजेंसी का टाइम हुआ हो, इमरजेंसी के टाइम में भी लोकतंत्र को खतरा आया, मैं यहां पर बैठ करके बोल रहा हूं आया, लेकिन भारत ने उसको झेला। और 2014 के बाद से खतरा नहीं आया, लोकतंत्र समाप्त कर दिया गया था। और 2 साल के लिए कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी जी ने 2014 जिसके साथ आपका अलायंस है। 2014 के बाद जो भी लोकतांत्रिक खतरे इस देश में आए, लेकिन इस देश के लोगों ने डट करके, यहां के विपक्ष ने डट करके 2014 के बाद से कई ऐसे मौके आए जहां पर हमको लगा कि लोकतांत्रिक वैल्यूज पर, लोकतांत्रिक चेतना पर खतरा है। लेकिन फिर भी विपक्ष ने, भारत की जनता ने, आपने, हमने 2014 के बाद कब ऐसा मौका आया जब लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को खतरा होने लग गया? बांग्लादेश के साथ कंपेयर कर रहे हैं? नहीं, बांग्लादेश के साथ नहीं, बांग्लादेश आपने बोला सीखे लेने के लिए 2014 के बाद भी ऐसे खतरा आया। कब आया? 2014 के बाद खतरा माय माउथ। नहीं, आपने खुद ही बोला। बांग्लादेश से कंपेयर नहीं कर रहा हूं। खतरा तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने, चंडीगढ़ में इलेक्शंस हो रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, क्या बात करते हैं सर? नो, मतलब सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ का मामला था, सुप्रीम कोर्ट आप मतलब पेटी पॉलिटिक्स के लिए चंडीगढ़ के अंदर एक आदमी अगर गलत कर रहा था जिसमें कार्रवाई हो गई, उसको आप कंपेयर कर रहे हैं पूरी घटना के साथ? मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि हमको जो है हर चीज में छोटा या बड़ा लेसन मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट्स अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। मैं आज भी बोल रहा हूं कि लोकतांत्रिक चेतना पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा मजबूत है तो लोकतांत्रिक चेतना इस देश की मरी थी। इस देश की लोकतांत्रिक चेतना को मारा गया था। कांग्रेस की सरकार थी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, लोकतांत्रिक चेतना को ध्वस्त कर दिया गया था। वो थी लोकतंत्र की हत्या। नहीं, अब सुनना पड़ेगा सर, लोकतंत्र की हत्या कब थी? और अब 2014 की बात करते हैं। मतलब 2014 के बाद लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ देश का प्रधानमंत्री आता है, आप कहते हैं लोकतंत्र खत्म हो रहा है 2014 के बाद। कमाल की बात है। मतलब आपकी चॉइस का प्रधानमंत्री नहीं आ रहा तो लोकतंत्र खत्म हो रहा है। आप 2014 के बाद, मतलब ये आपको लगता है कि मोदी के आने से लोकतंत्र समाप्त हो गया? ये गाना आपने 2019 में भी गाया। चुनाव हुआ 2024 के अंदर, आपकी पार्टी की 37 सीटें आई उत्तर प्रदेश के अंदर, बीजेपी की 33 आई। लोकतंत्र जिंदा हुआ या लोकतंत्र कब्र में चला गया? जवाब दीजिए इस बात का किदवई साहब। अमीर जी, मैं फिर वही बोल रहा हूं। नहीं, मैं कह रहा हूं आपकी पार्टी की 37 सीटें आई 2014 के बाद, 2024 के अंदर लोकतंत्र जिंदा हुआ या लोकतंत्र कब्र में चला गया? जवाब दे। बंगाल के अंदर बीजेपी चुनाव हारी, ममता बनर्जी चुनाव जीती, लोकतंत्र जिंदा हुआ, लोकतंत्र कब्र में चला गया?
बताइए। अमीर जी, मैं बार बार बोल रहा हूं कि भारत का विपक्ष, भारत की जनता इस बात की गारंटी है कि जब जब लोकतंत्र पर प्रहार होगा, भारत का विपक्ष खड़ा होगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी खड़े होंगे, आदरणीय अखिलेश यादव जी लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़े होंगे और लोकतंत्र को बचाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूं आपके चैनल पर। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूं, एक सेकंड, रिजवान अहमद कुछ कहना चाहते हैं। यू मेड योर पॉइंट, रिजवान अहमद। देखिए, कितने अफसोस की बात है जब हम लोग चैनल पर बैठे बांग्लादेश की स्थिति पर अपना अपना ओपिनियन देने के लिए, और किदवाई साहब ने यहां पर समाजवादी पार्टी का चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। क्या हम चुनाव प्रचार के लिए बैठे हैं जनाब? यहां पर नहीं बैठे हैं ना। तो अब मेरे एक सीधे से सवाल का बस आप जवाब दीजिए। बांग्लादेश में इस समय अकलियत खतरे में है, हमेशा से खतरे में थी, अब और भी खतरे में है। आप क्या इस मंच पर बैठ के बोल रहे हैं कि बांग्लादेश से आने वाले हिंदू शरणार्थियों को भारत को अपनी यहां पनाह देनी चाहिए? हिंदू शरणार्थियों को क्या आप सरकार के साथ हैं या सरकार के खिलाफ हैं? रिजवान भाई, देखिए, रिजवान भाई के साथ प्रॉब्लम क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये पार्ट लेने के लिए फौरन जो है आप समाजवादी पार्टी का यहां प्रचार बताने लगे। अरे रिजवान भाई, क्या आप भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं? पहली बात, उन्होंने तो बीजेपी का नाम भी नहीं लिया। मतलब अगर नाम लिया हो तो आप कोट करिए प्लीज। नहीं, सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का हम प्रचार कर रहे हैं। अरे भाई, हम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। समाजवादी पार्टी जो है वो एक लोकतांत्रिक पार्टी, आदरणीय अखिलेश यादव जी लोकतंत्र को बचाने की पीढ़ी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी का मैं पक्ष रखूंगा। लेकिन रिजवान भाई, मैं फिर से बोल रहा हूं, किदवाई साहब, आप पूरा कंप्लीट नहीं करने दे रहे। आप बड़े इंटेलिजेंट आदमी है। एक मिनट बताइए, ये बांग्लादेश के अंदर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की एंट्री कैसे हो गई? नहीं, अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की एंट्री तो रिजवान भाई ने करा दी। उन्होंने तो नाम भी नहीं लिया। उन्होंने तो नाम भी नहीं लिया। अपना अमीर जी ओपनिंग स्टेटमेंट में ये बोला, और मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि लोकतांत्रिक चेतना पूरे देश में और लोकतांत्रिक वैल्यूज पूरे देश, पूरे संसार में अगर सही कहीं सबसे ज्यादा मजबूत थी, हैं और रहेंगी, तो वो भारत है। ठीक है रिजवान अमीर जी 30 सेकंड। हाँ, 40 सेकंड रिजवान अहमद। अमीर जी, मैं अपना सवाल फिर दोहराता हूं। किदवाई भाई, बांग्लादेश से आने वाले हिंदू शरणार्थियों को जगह देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? हिंदू शरणार्थियों को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? रिजवान भाई, लीगल तरह से जो भी शरणार्थी आ रहा हो और जो भी शरणार्थी परेशान है, अगर भारत सरकार उसको शरण देना चाहती है, फैसिलिटेट करना चाहती है, तो दे भाई। हम लोग तो समाजवादी पार्टी का जन्म नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी का जो जन्म हुआ है वो सामाजिक न्याय और सामाजिक चेतना की लड़ाई को लड़ते हुए हुआ है। हमने हमेशा दबे कुचलों की बात की है, तो हम तो दबे कुचलों की बात कर रहे हैं। जो परेशान है उसको जाहिर सी बात है, परेशानी के दौर में अगर उसको परेशानी में मदद की जा रही है तो उसमें हमें क्या उसमें आपत्ति हो सकती है? अमीर जी, एक मिनट। अमीर जी 30 सेकंड। जी बोलिए। अमीर जी, बांग्लादेश में सब परेशान हैं, लेकिन उन परेशानों में से एक ऐसा परेशान है जो 50 साल में 22% से 8% पर आ गया, वो है बांग्लादेशी हिंदू। किदवाई साहब, इस स्थिति में क्या हिंदू शरणार्थियों को भारत को जगह देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? हिंदू शरणार्थियों को इतना जवाब दीजिए आप। समाजवादी पार्टी क्या कर रही है वो छोड़िए। रिजवान भाई, ये सवाल तो आपको सरकार से करना चाहिए ना। आपकी राय क्या है? हम अगर सरकार में होते और अगर प्रधानमंत्री जी हमारी राय लेंगे तो हम डेफिनेटली हम अपनी राय देंगे। भाई देखिए, ये फॉरेन पॉलिसीज के अमीश जी जो बताइए क्या राय, बताइए मसले होते हैं यहाँ पर। रिजवान भाई और हम फराज किदवाई बैठ करके ये जो फॉरेन पॉलिसीज होती है, एक बड़ी खबर आ रही है। वहां पर एक न्यूज चैनल के दफ्तर पे भी हमला हो गया है, एक बड़े ब्रॉडकास्टर पे भी हमला हुआ है, न्यूज चैनल पर भी हमला किया गया है बांग्लादेश के अंदर। यानी हम देख रहे हैं कि हालात वहां